आज से हम लोग क्लास 12 के क्रेश कोर्स के तौर पे जितने भी वे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं फिजिक्स में वो हम कराएंगे, यानी कि नो बकवास, नो टाइम पास, डायरेक्ट क्वेश्चन वही पढ़ाया जाएगा जो सीधे एग्जाम में आएगा। तो हम शुरू करते हैं। बाबू देखिएगा कि सबसे पहले स्थिर वैद्युतिकी से, स्थिर वैद्युतिकी आपको एकदम सीक्वेंस वाइज पढ़ाया जाएगा। एकदम जैसे हो जाएगा स्थिर वैद्युतिकी, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, उसमें से इलेक्ट्रिक करंट, फिर मैग्नेटिज्म हो जाएगा। उसके बाद एकदम सीक्वेंस करके आपको क्वेश्चन आंसर वही चीज पढ़ाया जाएगा जो एग्जाम में आने वाला है। ठीक है, इसको बोलते हैं स्थिर वैद्युतिकी, बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है, सबसे पहले इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन आता है एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है कि कूलॉम का नियम, कूलॉम के नियम की सीमाएं। तो पहले कूलॉम का नियम जानेंगे क्या होता है, फिर कूलॉम के नियम की सीमाएं जानेंगे। ठीक है, कूलॉम का नियम क्या होता है सुनिएगा। कूलॉम का नियम, कूलॉम का नियम क्या होता है? ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बट कूलॉम की नियम की सीमाएं बहुत बार क्वेश्चन पूछा हुआ एग्जाम में, इसलिए बेहतर होगा कि इसको दोनों को एक साथ कवर कर लेंगे। ठीक है, तो कूलॉम का नियम कहता है कि दो गो आवेश होगा, दो क्या होगा? आवेश होगा। एक आवेश यहाँ लेते हैं और एक आवेश, इन दोनों के बीच की जो दूरी लेते हैं हम आर लेते हैं। क्या लेते हैं? आर। इस आवेश को प्लस क्यू बोलते हैं, लेते हैं, और इसको माइनस के, ये Q1 हो जाएगा, ये Q2 हो जाएगा। अब दोनों का चार्ज क्या है? डिफरेंट है, दोनों का चार्ज क्या अलग अलग, ये प्लस और ये माइनस है। तो प्लस वाला खींचता है किसको? माइनस वाला को, माइनस खींचेगा किसको? प्लस वाला को। ठीक है, तो यहाँ पे ये बल लगेगा हमारा F, इधर से बल लगेगा, इधर से भी क्या होगा? इधर से भी बल मेरा क्या लगेगा? F लगेगा। तो कूलॉम का नियम क्या है पूछ देगा तो बोलेंगे बाबू कि दो स्थिर आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या विकर्षण बल, आकर्षण या विकर्षण बल दोनों आवेशों के गुणनफल के बराबर होता है दोनों आवेशों के गुणनफल के बराबर होता है एवं उसके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी दो स्थिर आवेशों के बीच लगने वाले आकर्षण या विकर्षण बल दोनों आवेश के गुणनफल के समानुपाती होता है तथा उसके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है तथा माध्यम परावैद्युता के व्युत्क्रमानुपाती लिख सकते हो बाबू। ठीक है, या ऐसे करके लिख सकते हो। अब एक बार बताओ, यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो छोटा कर लेते हैं बाबू। अब देखिएगा, तो यहाँ पे गणितीय रूप में क्या लिखेंगे कि जो बल लग रहा है F जो लग रहा है वो समानुपाती होगा किसके? आवेश के, किसके? Q1 और ये Q2 आवेश के। ठीक है, Q1 और Q2 के। इसको समीकरण फर्स्ट ले लेंगे और दूसरा कहता है कि इसके दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, वर्ग का मतलब स्क्वायर, व्युत्क्रमानुपाती मतलब उल्टा हो जाएगा। इसको ले लेंगे समीकरण सेकेंड। अब लिख देंगे समीकरण फर्स्ट एंड सेकेंड से, फर्स्ट एंड सेकेंड से। जब LHS बराबर होता है तो RHS भी क्या होगा? बराबर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये लिख देंगे F, तो F हो जाएगा
और समानुपाती तो समानुपाती हो जाएगा, ये हो जाएगा Q1 Q2 इंटू 1/r², 1/r²। समानुपाती चिन्ह हटेगा तो कोई कांस्टेंट आता है तो इसको K लेते हैं, K इक्वल टू क्या हो जाएगा Q1 Q2 अपॉन ये हो जाएगा r²। अब K की जो वैल्यू होगा K इक्वल टू होता है 1/4 पाई एफ साइन नॉट, K का मान क्या देंगे 1/4 पाई एफ साइन नॉट, तो F बराबर क्या आ जाएगा बाबू, F बराबर 1/4 पाई एफ साइन नॉट, 1/4 पाई एफ साइन नॉट, ये हो जाएगा Q1 Q2 अपॉन r²। F इक्वल टू क्या हो गया बाबू, F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई r²। इसको हम बोलते हैं कूलम का समीकरण, कूलम का समीकरण बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ एक ध्यान देने वाली बात है कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की मान कितनी होती है और इसमें एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, इसको बोलते हैं, इसका जो मान होता है इसको समीकरण 3 ले लेते हैं, ठीक है। इसको समीकरण क्या लेंगे 3 ले लेंगे। ध्यान देने दीजिए बाबू, यहाँ पे आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। उससे बाद से आप सीक्वेंस से लिखते चलेंगे। यहाँ पे एक चीज़ है कि ऑब्जेक्टिव इससे क्लियर हो जाएगा और सब्जेक्टिव तो होते हो ही रहा है। टारगेट तो सब्जेक्टिव है और ऑब्जेक्टिव के लिए एकदम चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव ही कराया जाएगा। बस केवल हमसे जुड़े रहिए और क्लास को कंटिन्यू करते रहिए, एकदम बेस्ट होगा, ठीक है। और यहाँ पे देखिएगा आप लोग थोड़ा सा केयर करेंगे और भी हम आगे चलेंगे, थोड़ा देखेंगे बाबू। 1/4 पाई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जो मान होता है 9 इंटू 10 के पावर ये 9 हो जाएगा, ठीक है। और ये जो हमारा हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर होगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर होगा, ठीक है। और ये बार बार पूछता है एप्सिलॉन नॉट माध्यम परावृत्तांक है, एप्सिलॉन नॉट का मान कितना होता है 8.85 इंटू 10 के पावर -2L कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर ये होता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका कूलम का नियम, पूछेगा तो इतना हो जाएगा। और इसका दो ये चीज ऑब्जेक्टिव के लिए बता दिए, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं एप्सिलॉन नॉट को माध्यम परावृत्तांक बोलते हैं, ठीक है। अब आइए बाबू नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है कि कूलम के नियम की सीमाएं को लिखे। देखिए बाबू क्वेश्चन आता है कि कूलम के नियम के सीमाएं को लिखें, कूलम के नियम की सीमाएं को लिखें। ऐसे क्वेश्चन आता है कि कूलम के नियम की सीमाएं को लिखें। तो कूलम के नियम की जो सीमाएं होती है, सबसे बड़ी बात यह है आपको ये जानना होगा कि कूलम के नियम की सीमाएं क्या होता है। तो बोलेंगे कूलम के नियम की निम्नलिखित सीमाएं हैं। पहला जो होता है यह स्थिर आवेश के लिए लागू होता है। किसके लिए? स्थिर आवेश, रुका हुआ। स्थिर का मतलब होता है रुका हुआ। यह स्थिर आवेश के लिए लागू होता है, यह स्थिर आवेश के लिए लागू होता है। पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट हो जाएगा बाबू, यह अल्प दूरी के लिए लागू होता है, यह अल्प दूरी के लिए लागू होता है, ठीक है। उसके बाद से आएगा बाबू यह विद्युतीय एवं केंद्रीय बल होता है। देखिए ये लिमिटेशन के तौर पे नहीं, लेकिन ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि कूलम नियम होते हैं, क्या होते हैं बाबू? तो बोलेंगे कि यह विद्युतीय एवं केंद्रीय क्या होता है? बल होता है। विद्युतीय और केंद्रीय क्या होता है? बल होता है। उसके बाद हम लोग को ये चीज को इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा, 2 नंबर में एग्जाम में पूछता है कि कूलम के नियम के सीमाएं को लिखे, ठीक है। इसमें एक और सबसे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन आता है, कि विद्युत द्विध्रुव और विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को परिभाषित करें, इसके मात्रक और बीमा को लिखें। तो विद्युत द्विध्रुव क्या होता है ये जानेंगे। इलेक्ट्रिक डायपोल, विद्युत द्विध्रुव को बोलते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल,
इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है? इलेक्ट्रिक डायपोल के लिए सबसे पहले आपको ये चीज़ जानना होगा कि सबसे पहले दो हम चार्ज लेते हैं और दोनों चार्ज जो होंगे एक दूसरे के नेचर में डिफरेंट होंगे। दोनों चार्ज लेते हैं, दो चार्ज के लेने के बाद से हम क्या करते हैं, एक यहाँ पे चार्ज लेते हैं और एक जो चार्ज लेते हैं यहाँ पे लेते हैं। दोनों के बीच की दूरी को हम लोग को ये हो जाएगा, यहाँ से यहाँ ये एल हो जाएगा, फिर यहाँ से यहाँ ये एल हो जाएगा, ये ए हो जाएगा और ये बी हो जाएगा। अब या इसको लिख सकते हो बाबू, ये प्लस क्यू हो जाएगा और ये माइनस क्यू हो जाएगा। इन दोनों के बीच की दूरी को हम लोग 2L ले सकते हैं। क्या लेंगे? 2L। ठीक है। कहता है कि दो समान परिमाण, इन देखो बाबू, दो आवेश जिसका परिमाण समान हो, परिमाण क्या हो? समान हो, और प्रकृति क्या हो? अलग अलग। परिमाण समान मतलब परिमाण का मतलब क्या होता है कि ये भी क्यू है और ये भी क्यू है, परिमाण हो गया। लेकिन प्रकृति का मतलब क्या हो गया? ये प्लस है और ये माइनस हो गया। तो दोनों का चार्ज जो है डिफरेंट है, प्लस और माइनस से। तो कहता है कि जब दो आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर रखे जाते हैं, मतलब दो आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर रखे जाते हैं जिनका परिमाण क्या हो? समान हो, लेकिन प्रकृति क्या हो? भिन्न हो, तो इस प्रकार के बने सिस्टम को विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। ठीक है। दो समान परिमाण किंतु, लिखेंगे बाबू, लिखते चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लिखेंगे कि दो समान परिमाण, दो समान परिमाण, दो समान परिमाण एवं विपरीत प्रकृति, मतलब नेचर जो होगा वो अलग होगा। विपरीत प्रकृति वाले आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर, कौन सा दूरी पर? अल्प दूरी पर रखा जाता है, एक दूसरे से अल्प दूरी पर रखा जाता है, तो इस प्रकार के बने सिस्टम, SYSTEM सिस्टम, इस प्रकार के बने सिस्टम को विद्युत द्विध्रुव कहा जाता है। विद्युत द्विध्रुव कहा जाता है। द्विध्रुव, द्वि का मतलब होता है दो, ध्रुव मतलब होता है पोल, ये और ये पोल हो गया, विद्युत द्विध्रुव कहा जाता है। सुनिए ध्यान से, देखिए, विद्युत द्विध्रुव कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा एक बार और, दो समान परिमाण किंतु विपरीत प्रकृति वाले आवेश को एक दूसरे से अल्प दूरी पर रखा जाता है, एक दूसरे से अल्प दूरी पर रखा जाता है, तो इस प्रकार के बने सिस्टम को विद्युत द्विध्रुव कहा जाता है। एक बार और सुनिएगा, दो समान परिमाण किंतु विपरीत प्रकृति वाले आवेश को एक दूसरे से अल्प दूरी पर रखा जाता है, तो इस प्रकार के बने सिस्टम को विद्युत द्विध्रुव कहा जाता है। ठीक है। और ये बात आपको ध्यान देना है, और मेरे साथ एकदम एक प्रॉमिस कीजिए कि एकदम डे बाय डे जुड़े रहेंगे, और देखिए आपका सबसे बेस्ट नंबर आएगा बाबू, सबसे बढ़िया नंबर आएगा आपका बोर्ड एग्जाम में। ठीक है। इसलिए थोड़ा सा पेशेंस रखें और हमसे जुड़े रहें। जो मैं जैसे क्वेश्चन मैं पूरा डीपली नहीं पढ़ा रहा हूँ, बस वही पढ़ा रहा हूँ जो एग्जाम में आने वाला है, आपको उसी को तैयारी करना है जो एग्जाम में आएगा। ठीक है। डीपली तो क्लास में काफी डीपली पढ़ाया जाता है और बेहतर तरीके से, सिस्टमेटिक तरीके से। ठीक है। फिर इसी के रिलेटेड एक क्वेश्चन आता है, एक इसी के रिलेटेड आता है कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को परिभाषित करें तथा इसका SI मात्रक एवं इसका बीमा लिखे। ये इंपॉर्टेंट रख लीजिएगा, एग्जाम में आएगा तो आएगा। ठीक है, इस टफ क्वेश्चन को। ठीक है, चलिए बाबू देखिए, इसको एक बार आप लोग चाहेंगे तो स्क्रीनशॉट ले लेंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे चलते हैं और हम शुरू करते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि विद्युत द्विध्रुव को परिभाषित करें तथा इसका SI मात्रक एवं बीमा को लिखें। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है
कि विद्युत द्विध्रुव को परिभाषित करें तथा इसके एस आई मात्रा के बीमा को लिखे। ये इम्पोर्टेंट है, सुनिएगा, बहुत इम्पोर्टेंट है। इस क्वेश्चन को इम्पोर्टेंट तो सब है बट ये थोड़ा चांस ज़्यादा लग रहा है कि इससे आएगा, ये वाला बहुत ज़रूरी है क्योंकि इससे बहुत बड़े बड़े डेरिवेशन भी आते हैं, इसलिए इसको बेहतर तरीके से समझना है। तो इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले दो चार्ज को लेंगे हम। दो चार्ज को लेने के बाद से दो चार्ज लेते हैं, दोनों चार्ज को बीच की दूरी को हम लोग क्या लेते हैं, 2L लेते हैं। यहाँ पे दो चार्ज लिए, एक बाबू यहाँ पे एक 0 लेते हैं और यहाँ पे देखिएगा एक पे क्या हो गया प्लस Q हो गया, दूसरे पे क्या हो गया माइनस Q हो गया। और यहाँ तक यानी ये जो हमारा मान लो ये A हो गया और B हो गया, तो ये A हो गया और ये क्या हो गया B हो गया। तो A से लेकर O की दूरी जो है वो L लेते हैं, क्या लेते हैं L। A से O की दूरी क्या लिए, L लिए बाबू। चलिए O से B तक क्या लेंगे बाबू, O से B तक L लेंगे। टोटल हमारा O ए बी इजकल टू क्या हो जाएगा, ए बी इजकल टू हो जाएगा हमारा 2L, क्या हो जाएगा 2L। ए बी क्या हो जाएगा 2L हो जाएगा। ठीक है बाबू, अब ध्यान दीजिएगा आप लोग एक बात, इम्पोर्टेंट तो है बाबू, बनता है ये इम्पोर्टेंट, क्योंकि ये 5 नंबर में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं और क्वेश्चन 2 नंबर भी पूछे जाते हैं और आने वाले में बता देंगे कि 5 नंबर पूछे जाएंगे तो कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे एग्जाम में। अब ये प्लस क्यू और ये माइनस क्यू है। चलिए बाबू यहाँ पे देखते हैं इसकी लंबाई क्या है L है, इसकी लंबाई क्या है L है, दोनों मिला क्या हो गया 2L हो गया, दोनों क्या हो गया 2L हो गया, जाहिर सी बात है। अब देखिएगा विद्युत द्विध्रुव कहता है कि किसी एक आवेश का ध्यान दीजिएगा इंपॉर्टेंट है, किसी एक आवेश का परिमाण तथा उसके बीच के दूरी के गुणनफल को विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा एक बार और, बोला गया है कि किसी एक आवेश का परिमाण तथा उसके बीच के दूरी के गुणनफल को विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहा जाता है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहा जाता है। और विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जो होते हैं बाबू, ध्यान देने वाली बात है कि इसे P के द्वारा सूचित किया जाता है, इसे P के द्वारा क्या कहता है, सूचित किया जाता है। इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल P। बाबू यह एक जो होता है देखिए, तो P इज इक्वल टू हो जाएगा आवेश को क्या बोलेंगे Q इंटू लंबाई यानी टोटल लंबाई कितना है 2L। तो P इज इक्वल टू क्या हो गया, P इज इक्वल टू बाबू Q इंटू 2L होता, लेकिन इसको अच्छा लगने के लिए लिख देते हैं P इज इक्वल टू 2LQ। याद रखिएगा P इज इक्वल टू विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को P के द्वारा सूचित करते हैं, P इज इक्वल टू क्या होता है 2LQ होता है, क्या होता है 2LQ होता है। ध्यान दीजिएगा कि इसको 2LQ बोलेंगे। यहीं तक नहीं है बात, अभी आगे चलेगा, बहुत ज़रूरी कुछ नोट है, जो नोट्स वो आ सकते हैं। जैसे नोट जो होता है कि विद्युत द्विध्रुव की दिशा क्या होती है, तो विद्युत द्विध्रुव की दिशा जो होती है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा जो होती है ऋणात्मक से कहाँ होती है बाबू, देखो ऋणात्मक से धनात्मक की ओर होती है, माने माइनस से किधर होती है, प्लस की ओर, यानी माइनस से प्लस की ओर होती है। विद्युत द्विध्रुव की दिशा कहाँ होती है जी, माइनस से प्लस की तरफ होती है, माइनस से प्लस की तरफ होती है। विद्युत ध्रुव की दिशा क्या होती है, माइनस से प्लस की तरफ होती है। उसके बाद यह एक सदिश राशि है, यह क्या है बाबू, सदिश राशि है, यह क्या है सदिश राशि है। यहाँ नोट में लिख सकते हो, एग्जाम में पूछता है कि विद्युत द्विध्रुव
द्विध्रुव विद्युत ध्रुव की दिशा विद्युत ध्रुव की दिशा ऋणात्मक से धनात्मक ऋणात्मक से धनात्मक की ओर होता है। ठीक है बाबू। नोट नंबर 2 हो जाएगा कि यह एक सदिश राशि होता है। यह एक सदिश राशि होता है। बाबू यह एक क्या होता है? सदिश राशि होता है। ठीक है, 2 नोट को याद रखिएगा कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा ऋणात्मक से धनात्मक की ओर होता है, और एक जो होता है यह एक क्या होता है? सदिश राशि होता है। एक क्या होता है? सदिश राशि होता है। ठीक है, और यहाँ पे अब आ गया ये क्वेश्चन क्या था बाबू? क्वेश्चन क्या था मेरा? क्वेश्चन था कि विद्युत द्विध्रुव, यानी क्वेश्चन क्या था बाबू कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को परिभाषित करे। देखो बाबू, देखो, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को परिभाषित करें तथा इसका एसआई मात्रक एवं बीमा को लिखें। तो अब हम लोग को जानना है कि इसका मात्रक और बीमा क्या होता है। तो लिख देंगे मात्रक एवं बीमा। हेडिंग डालिए बाबू, मात्रक एवं बीमा। ये ऑब्जेक्टिव पूछता है, याद रखिए, मात्रक एवं बीमा। मात्रक एवं बीमा को बोलते हैं यूनिट एंड डायमेंशन। यूनिट एंड डायमेंशन, मात्रक एवं बीमा, यूनिट एंड डायमेंशन जिसको बोलते हैं। ठीक है, मात्रक क्या होता है? देखो, P = 2L × Q होता है। 2L Q होता है। तो P को मात्रक निकालना हो, पहले मात्रक निकालने की बात करेगा। मात्रक की बात की जाए तो L का ये लंबाई है तो कूलम हो जाएगा, और ये आवेश है तो लंबाई का मीटर हो गया। ठीक है, पहले चाहोगे तो पहले किसी को भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ कूलम मीटर भी लिख सकते हो, इस तरह कूलम मीटर, यहाँ लिख सकते हो इस तरह कूलम मीटर। ठीक है, और बाबू कूलम मीटर हो गया, यानी कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रा क्या होता है? कूलम मीटर हो गया। अब ये लंबाई है तो इसका मात्रा मीटर। ये 2 हमारा क्या कांस्टेंट है, तो इसलिए इसका कोई पार्टिसिपेट नहीं होता है मात्रक में। ठीक है, मात्रक में कांस्टेंट का नहीं होता है। ठीक है, अब आइए बीमा निकालने के लिए क्या? बीमा, तो बीमा निकालना है हमको किसका? P का। तो P का यानी P मैंने विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का निकालना है। तो सबसे पहले लेंगे लंबाई, L क्या है? L का लंबाई का ये बीमा, इंटू Q क्या है? आवेश का बीमा। लंबाई एक प्रकार की दूरी होती है बाबू, दूरी एक प्रकार की